न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरे ख्याल से बहुत सारी पुरानी यादें जो है ना आपकी वो ताज़ा हो गई होंगी। नेहरू गार्डन, जी हाँ, बहुत लंबा टाइम ऐसा था जब यहाँ से खबरें दिया करते थे आप लोगों को और यहाँ से हर रोज़ की अपडेट आपको दिया करते थे। और मेरी भी बहुत सारी यादें हैं वो नेहरू गार्डन से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वो नेहरू गार्डन है जहाँ से मैंने शायद आप लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और ख़बरों को देने का एक सिलसिला मैंने यहाँ से शुरू किया था। आज यहाँ आने के पीछे एक उद्देश्य है और उद्देश्य ये है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है और उनको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, कैरियर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और वहीं युवाओं को लेकर के क्या कुछ इन दिनों देश में चल रहा है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। हाँ, सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी हमारे देश में है। लेकिन इन युवाओं के लिए क्या कुछ चल रहा है, इस देश का युवा सोचता क्या है, और बहुत सारे ऐसे जहन में सवाल हैं जो मैं आज उन युवाओं से ही पूछने वाला हूँ। बिल्कुल, तो आज मेरे साथ कुछ युवा भी जुड़ेंगे जो अलग अलग कोई राजनीति में इन्वॉल्व है, कोई अपने समाज से जुड़ा हुआ है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सरकारी जॉब करता है लेकिन वो युवाओं के बारे में सोचता है, इस शहर के बारे में सोचता है, क्षेत्र के बारे में सोचता है। युवाओं को लेकर के बातें बहुत होती हैं, हर राजनीतिक पार्टी करती है, युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, युवाओं को आगे रहना चाहिए। लेकिन कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो युवाओं का नेतृत्व करती हैं, जो युवाओं को नेतृत्व देती हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब भी आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से आज हमने ये सोचा था कि चलिए नए साल में और एक झलक आपको मैं नेहरू गार्डन की ज़रूर दिखा दूं, ताकि नेहरू गार्डन जहाँ से बहुत सारी यादें आपकी और हमारी जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ से एक लाइव हम ज़रूर करेंगे। तो जो हमारे आज के मेहमान हैं वो हमारे साथ में ज़रूर जुड़ेंगे, उनको हम इन्वाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले खबर, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्या कुछ देश में, प्रदेश में चल रहा है, क्या कुछ हमारे क्षेत्र में चल रहा है, वो तमाम खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। शेयरिंग में कमी मत रखना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आज स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं, हम ओपन स्पेस एरिया जो है वहाँ से कर रहे हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब तक पहुँचाना, जुड़ना और जोड़ना। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है ना। बिल्कुल आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, परेशानी होगी कि रोज़ाना यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर लाइव एक साथ देख लिया करते थे, लेकिन आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर आज लाइव नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहले खबरों की, और फिर उसके बाद में हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। आज तारीख है 12 जनवरी और बार है गुरुवार। राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबर है पहले उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। देश में गिरा है महंगाई का स्तर। बहुत वल्ला कर रहे थे हम सर, देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि दिसंबर में खुदरा महंगाई जो है वो 5.72% रही है, जबकि नवंबर में यही महंगाई दर 5.88% रही थी। यानी कमी आई है और 11 माह के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। जो खुदरा महंगाई दर है वो सबसे कम स्तर पर है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दर वाकई में, उनकी कीमतें जो हैं वो वाकई में गिरी हैं। और ये लगातार तीसरा महीना है जब खुदरा महंगाई की दर में गिरावट दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार और कदम उठाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कुछ ऐसी नीतियाँ बने कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दाम और तेज़ी से गिरें, लोगों को सस्ती चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। तो यही प्रयास सरकारों का होना चाहिए। मौसम विभाग का अनुमान क्या है? 14 से 19 जनवरी के बीच में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। सर्दी अभी तो कम है, हाँ, कुछ दिनों से ज़रूर राहत है, लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक पूरे देश में, और पूरे देश में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त ठंड की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में पारा -4 तक जा सकता है, ये कहना है मौसम विभाग का। दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश और शीतलहर दोनों आपको देखने को मिलेगी। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश के संकेत भी मौसम विभाग ने दिए हैं। कुल मिलाकर के अभी तो राहत है, लेकिन आज आपने एक चीज नोटिस की होगी, आज बादल छाए रहे हैं दिन भर, है ना। धूप की तलखी थोड़ी सी कम नजर आई, आज बादल छाए रहे हैं और राजस्थान के बहुत सारे जिलों में ये चीजें देखने को मिली हैं। इसके अलावा देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में हरी झंडी दिखा करके प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत ट्रेन रवाना की थी और उसके दूसरे दिन उस पर पथराव हो गया था।
इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं और इसी तरह की एक खबर आई है विशाखापट्टनम से। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले थे। उससे पहले ही इस पर पथराव किया गया है। और पश्चिम बंगाल में भी वंदे भारत ट्रेन पर एक हफ्ते में 3 बार पथराव हुआ है। ये कौन लोग हैं और क्यों पथराव कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि इनकी जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना है और पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी से 163.62 करोड़ 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है आम आदमी पार्टी को। और यह पैसा 10 दिन में जमा कराना है। कारण क्या है, क्यों ये नोटिस जारी किया गया? दरअसल ये नोटिस दिल्ली एलजी जो है बीके सक्सेना, उस निर्देश पर लिया गया है, उनके निर्देश पर, जिसमें मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बता करके और पैसे का दुरुपयोग किया गया था। यह खबर मैंने पहले भी आपको दिखाई थी। और नोटिस जारी किया था निर्देश पर मुख्य सचिव को। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 97 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला था। इसमें पेनल्टी, ब्याज सब लगा करके और ये पैसा वसूल किया जाएगा। और अगर नहीं चुकाए तो आम आदमी पार्टी की जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। और होने चाहिए इस तरह के एक्शन। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों में क्या कुछ है, तो एक बार अपडेट जरूर देख लेना। मेरे पास जो ताजा हाल है खेलों का, भारत और श्रीलंका के बीच जो वनडे मैच चल रहा है दूसरा, उसके ज्यादा ताजा आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच कोलकाता में खेला जा रहा है। और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य रखा है। भारत की शुरुआत काफी खराब रही और विराट कोहली 4 रन पर, ओपनर शुभमन गिल 21 रन पर, रोहित शर्मा 17 रन पर और श्रेयस अय्यर 28 रन बना करके आउट हो गए थे। वहीं भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए और श्रीलंका की पूरी टीम 39.4 ओवर में 215 रन पर ढेर हो गई। ताजा हाल क्या है वो अभी देखने का हम प्रयास करेंगे कि अभी स्थिति क्या है। वैसे तो कमेंट के माध्यम से हमारे बहुत सारे दर्शक बता देंगे। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? 211 पे 6 42.4। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी खिलाड़ी ने एक अच्छी पारी तो खेली है। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। हमारे राज्य में क्या कुछ चल रहा है। चुनावी साल है साहब, और जो चलेगा ना धमाकेदार चलेगा। ये तो सही बात है, जो चलेगा वो धमाकेदार चलेगा, जो चलेगा वो जनता के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसी से रिलेटेड अब प्रदेश में क्या कुछ खबरें हैं तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश में आज सुबह से ही कई जिलों में छाए रहे बादल। सीजन की पहली मावठ जोधपुर में दर्ज हुई है। जी हाँ, जोधपुर में बरसात हुई है, हल्की बरसात हुई है, लेकिन जोधपुर के बाहरी इलाकों में तेज बरसात भी देखने को मिली है। और 14 जनवरी से सर्दी का पैटर्न बदलेगा और बर्फीली हवाएं चलेंगी, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और बारिश की संभावना भी है कई जिलों में। आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित आलीशान मकान पर फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। जी हां, जेडीए ने नोटिस जारी कर दिया था और उम्मीद ये थी कि शायद उसके आलीशान मकान को अब तोड़ दिया जाए। कोचिंग को तो तोड़ दिया गया था, है ना, लेकिन उसके मकान पर भी बुलडोजर चलना था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनवाई होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है फिलहाल, यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जेडीए ने 10 जनवरी को धारा 32 के तहत उनको नोटिस दिया था। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। चाहो तो इसको नोट कर लेना और इसके बारे में पूरी डिटेल भी ले लेना। स्टूडेंट से जुड़ी हुई बहुत अच्छी खबर है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राज्य सरकार फीस में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। वहीं दोनों वर्गों के स्टूडेंट्स की सालाना लगने वाली जो फीस है वो भी पूरी तरह माफ की जाएगी। अब एमबीसी में और ओबीसी में कौन कौन से समाज आते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक अच्छी खबर है। और सरकार इसको लेकर के अब कार्रवाई भी कर दी है सरकार ने, और अब इसको लेकर के पैटर्न जो है, तरीका जो है वो तैयार किया जा रहा है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी है ना, सेट जो है 12वीं स्तर का, उसका टाइम टेबल आज जारी कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। और 4 से 11 फरवरी तक 6 पारियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी प्रदेश में। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, समीक्षा बैठक ली, जानकारी जुटाई
और उन्होंने कहा कि जो भी खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन करे उसे सस्ता गेहूं मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा अन्य सामान भी मिले, जैसे सस्ता तेल मिले, खाद्य तेल जरूरी है, तेल ने भी जान निकाल रखी है आम आदमी की। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि गेहूं के साथ साथ राशन की दुकान पर अन्य जो सामग्रियां हैं, घरेलू सामान है, वो भी मिले, इसके सरकार प्रयास कर रही है, कंपनियों से बात की जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है राशन की दुकानों पर यह सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएं। इसका खाका तैयार किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, ये तो प्रदेश लेवल की खबरें थी। सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे प्रदेश भर में चल रहा है इन दिनों, और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तो पूरे देश भर में चल रहा है। और इसी के तहत आज स्कूली छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली है। हेलमेट, सीट बेल्ट, यातायात नियमों का पालन करना, इसके स्लोगन लेकर के जनता को जागरूक किया जा रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जो जानें हैं उनमें कुछ कमी आए, कुछ राहत आए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। यही प्रयास सरकार का भी रहता है। और जनता अगर सहयोग नहीं करेगी ना, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, शहर सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, सड़कें छोटी होती जा रही हैं, बेहताशा स्पीड में भागने वाले जो साधन हैं वो कहीं ना कहीं मौत का सबब बनते हैं। तो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो चलेगा। और जिला कलेक्टर अंकित कुमार, एएसपी सुरेश जैफ और डीटीओ संपत राम वर्मा ने हरी झंडी दिखा करके इस रैली को रवाना किया, ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। जिले में आज एक बार फिर घना कोहरा नजर आया और लोगों की दिनचर्या जो है आम दिन की वो प्रभावित हुई। 11 बजे 12 बजे जाकर के लोग घरों से बाहर निकले हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है, दृश्यता वो बड़ी कम रही। 30 मीटर से कम विजिबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। करौली महिला थाने ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 माह से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा है। और पीड़ित रिश्ते में, जो पीड़िता है वो रिश्ते में आरोपी की चाची लगती थी, यानी ये भतीजा था, जिसने 2 अक्टूबर को इस घटना को रात में अंजाम दिया था और उसके बाद से ये फरार था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी सज्जन सिंह मकनपुर का रहने वाला है। मेरे ख्याल से आवाज़ की या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? शेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, है ना? शेयरिंग बहुत कम हो रही है सर आप लोगों की। आपको वापस नेहरू गार्डन लेकर के आया हूं मैं, है ना? तो शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हिंडौन के करौली महुआ बाईपास पर 3 लेन के आरओबी का काम 6 साल बाद में अब पूरा होता नजर आ रहा है। लगातार हम भी ये खबर चला रहे थे, हमारे रिपोर्टर वहाँ से जो थे वो लगातार इस खबर को चला रहे थे। पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया था और अब उसके नतीजतन ये है कि अब थोड़े से इसके काम में स्पीड आई है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी आज बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इस आरओबी को हम चालू कर देंगे। और कल बुधवार को भी 2.5 घंटे का मेगा ब्लॉक लेकर के 2 गाटर जो है वो डाली गई थी। आज भी 3 गाटर डालने का काम किया गया था और जल्दी ही ये चालू हो जाएगा। और एक और अच्छी खबर आई आज करौली से, हमारे वहाँ के जो राघवेंद्र जी रिपोर्टर हैं उन्होंने आज कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से आपकी मुलाकात करवाई, उनका इंटरव्यू करवाया। और नेत्रेश शर्मा, मेरे ख्याल से भूले नहीं होंगे आप, नेत्रेश शर्मा वो है जिन्होंने 2 तारीख को जो घटना हुई थी करौली में, जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसमें एक परिवार को अपनी जान पर खेल करके एक मासूम बच्ची को और उस परिवार को बचाया था। उसके बाद चहूं और उसकी तारीफ हुई थी और गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया था, प्रमोशन भी उनका हुआ था। मुख्यमंत्री गहलोत ने उनसे फ़ोन पर बात की और आज उनसे बात की हमारे रिपोर्टर राघवेंद्र ने। तो वाकई में बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है नेत्रेश शर्मा। इस वर्दी पर दाग लगते हैं मगर इस वर्दी में ही बहुत सारे ऐसे फरिश्ते भी रहते हैं जो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा भी करके जाते हैं। धन्यवाद और नेत्रेश जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद नेत्रेश सर, आप जैसे लोग हैं तो वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबर है? तो रणथंभौर से आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। बार बार ट्रैफिक जाम होता है, नहीं पहुंच पाते हैं। विधायक दानिश अबरार एक प्लान इसके लिए तैयार कर रहे हैं और लगभग 30 से 32 पिल्लरों पर नटिया नाले से लेकर के और आगे तक का एक रोड मैप बनाया जा रहा है। इसको लेकर के वो जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे ताकि ट्रैफिक जाम की जो समस्या है सवाई माधोपुर में, उससे लोगों को निजात मिल सके।
और गंगापुर की अगर बात करें तो एएसपी हिमांशु शर्मा, जी हाँ, सवाई माधोपुर एएसपी है हिमांशु शर्मा, जिनको जांच सौंपी है गोकसी मामले को लेकर के। तो वो अभी कुछ देर पहले ही गंगापुर पहुंचे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनको आश्वस्त भी किया है कि बहुत जल्दी हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। उसके बाद में वो राजकीय अस्पताल के लिए रवाना हो गए, जहां भूख हड़ताल पर चल रहे 2 व्यक्ति जिनकी हालत थोड़ी सी सीरियस है और जिनका ट्रीटमेंट अस्पताल में चल रहा है, उनसे भी वो मुलाकात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के गौकसी के मामले में देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है, आज अगर आप देखो, आज बंद का आह्वान किया गया था और इसका व्यापक असर आज देखने को मिला है। सवाई माधोपुर की हम बात कर लें, खंडार की हम बात कर लें, बौली की हम बात कर लें, बामनवास की हम बात कर लें, वजीरपुर की हम बात कर लें, आज तमाम इन छोटे बड़े कस्बों ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके और इस मामले में अपना समर्थन दिया है। तो लोगों की भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब त्वरित कार्रवाई इसमें करनी पड़ेगी और कुछ इम्पैक्ट, या ये कह सकते हैं कि आउटसाइड कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सामने तो लाना पड़ेगा ना। लगातार ये लोग 25 दिन से 30 दिन से यहाँ क्रमिक धरना दे रहे हैं, उसके बाद भूख हड़ताल इन लोगों ने चालू कर दी है, लेकिन कहानी बाहर कोई भी निकल करके अभी तक नहीं आई है और इसी को लेकर के शायद वो रुष्ट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और निकल करके सामने आई है कि साहब पीएमओ साहब जो हैं, उनको कई बार कह दिया है, उसके बावजूद भी वो यहाँ आकर के जांच नहीं कर रहे हैं, जबकि प्राथमिक उपचार की जो जिम्मेदारी है वो पीएमओ की है। जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी प्राथमिक जांच यहां आकर के हो सकती है सर। ईसीजी मशीन है या जो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट है, उनको उठा करके यहां लाया जा सकता है और उनकी जांच हो सकती है। बार बार जब आपसे निवेदन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप टालम टोल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ नाम के पीएमओ हैं या थोड़ा सा काम भी करेंगे, ये भी जरूरी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट द्वारा कल गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया गया है और फल सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में ट्रस्ट का जो मामला है और उस पर पुजारी के कब्जे को लेकर के ये मामला बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। इसको लेकर के कई बार ये लोग आमने सामने हुए हैं, पुलिस इसकी जांच भी कर रही है और इसी को लेकर के कल 9:30 बजे वहाँ से एक रैली निकाली भी जाएगी, तो बिल्कुल उस पर हमारी नज़र रहेगी। एक और खबर है और बड़ी जोरदार खबर है और चौंकाने वाली खबर है, और चौंकाने वाली खबर यह है, विधायक इंदिरा मीणा बिल्कुल डेफिनेटली हमारी खबर देख रही होंगी, अगर नहीं देख रही हैं तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये खबर इंदिरा जी तक जरूर पहुंचाएं। बामनवास उपखंड में जो एसडीएम है जोगेंद्र जी, सर आज बहुत लंबा टाइम हो गया और तब से हम सुनते आ रहे हैं, लोग हमको फ़ोन करते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि सर एसडीएम महोदय कभी भी बामनवास में उपलब्ध नहीं होते, बहुत लंबे टाइम से बीमारी का नाम लेकर के और वो छुट्टी पर ही रहते हैं। यानी बामनवास जो नगर पालिका बन चुका है उसका कोई मालिक नहीं है प्रशासनिक। ब्रिजेश जी जो वहां तहसीलदार हैं उनको बरनाला लगा दिया। एसडीएम जोगेंद्र जी की बात करूं, पहले भी मैंने खबर चलाई है, आप निकाल करके देख लेना। कभी वो कोई बीमारी का बहाना लगा करके छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी कोई बहाना लगा करके चले जाते हैं। जबकि मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ जब भी मीटिंग होती है, यहाँ जब भी कोई काम होता है, बिल्कुल यहाँ नजर आते हैं वो। हालांकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि अभी आज मेरे पास एक फ़ोन आया था कि साहब बामनवास से एक खबर आई है कि आवारा जो गौवंश है उनमें गायों के पागल होने के जो सिम्टम्स हैं वो नजर आ रहे हैं। आज एक सरकारी टीचर था जिसको एक गाय ने घायल कर दिया गंभीर रूप से। मैंने कहा आप ज्ञापन दीजिए एसडीएम साहब को। बोले दें कैसे साहब, एसडीएम साहब कभी मिले तो सही वहां पे। यानी जोगेंद्र जी की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जोगेंद्र जी अपने हेडक्वार्टर पर नहीं बैठ रहे हैं, उपखंड पर नहीं बैठ रहे हैं। और इंदिरा मैम से मेरी रिक्वेस्ट है, मैम आपके लिए भी ये सोचने का विषय है, आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं या जनता को लाभ तो आप जब पहुंचाएंगे ना जब प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे। आपके एसडीएम साहब वहां बैठ ही नहीं रहे बामनवास में। और ये आज की बात नहीं है, जब से उनका यहां से तबादला हुआ है गंगापुर से, कुछ दिन रहे थे वो गंगापुर, उसके बाद में उनका तबादला बामनवास कर दिया गया। और तब से ये कंडीशन आ रही है, तब से ये सुनने में आ रहा है कि साहब वो बैठते ही नहीं है एसडीएम महोदय। ये अच्छी बात नहीं है। युवा है, प्रशासन की जिम्मेदारी आपको दी गई है, ईश्वर ने आपको एक बहुत बढ़िया मौका दिया है कि आप जनता की सेवा करें। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो स्पष्ट मना कर दीजिए कि साहब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है।
लेकिन बार बार बीमारी का बहाना लेकर के और छुट्टियों पर चले जाना, लोगों के को वहां पर नहीं मिलना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, ये एक प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता है। और इंदिरा मैम, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इसको लेकर के आप कोई कार्रवाई जरूर करें। एसडीएम साहब को पाबंद करें या तहसीलदार महोदय को पाबंद करें कि वहां बैठें, जनता इंतजार करती रहती है। और आज शाम को एक लाइव मैंने आपको दिखाया था, मंदिर माफी की जमीन पर कार्रवाई, खबर का असर हुआ और तगड़ा असर हुआ। शानदार कार्रवाई की तहसीलदार अजय मीणा ने, नायब तहसीलदार मुकेश जी, उनकी पूरी टीम वहां पहुंची है। सैनिक नगर इलाके में जो मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा हो रहा था, सब कुछ पीला पंजा चला करके तोड़ फोड़ दिया, सब मिट्टी के गर्त में समा गया। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह के अनलीगल काम करोगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पीला पंजा तो चलेगा और मीडिया बेबाक तरीके से इन खबरों को उठाएगा। और एक और खबर आई है अभी ब्रेकिंग, चौथ का बरबड़ा से लौट रही, आपको याद है चौथ माता का मेला इन दिनों चल रहा है, पता है आपको, तो वहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली श्रद्धालुओं से भर करके लौट रही थी और वो ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में थी, पलट गई, जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई है और कुछ श्रद्धालु उसमें घायल हुए हैं। ये अभी अभी वहां से खबर आई है कि इसमें कई घायल हुए हैं और 3 बच्चों की इसमें मौत हुई है। तो ये आज की तमाम खबरें थी और अब उसके बाद हम चलते हैं उस खास प्रोग्राम की तरफ जिसको लेकर के आज ये कार्यक्रम हमने नेहरू गार्डन से आप लोगों के लिए आयोजित किया है। स्वामी विवेकानंद, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन इस देश का युवा सोचता क्या है, इस देश का युवा किन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, किन चीजों की आवश्यकता उसको ज्यादा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हमारे कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और उनको मैं यहाँ इनवाइट अब करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक एक करके उनको यहाँ बुलाऊँ और उनसे आपका तारुफ करवाऊँ और उनसे इस मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाऊँगा, युवा भी हैं और राजनीति से संबंध भी रखते हैं, दर्शन सिंह जी। तो सबसे पहले मैं दर्शन भाई को इन्वाइट करना चाहूँगा न्यूज़ 7 राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर, और बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे हम पूछना चाहेंगे। दर्शन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। क्या कहना चाहोगे पहले तो ये बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 7 अजय भारद्वाज जी, आपको, मनोहर जी, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आज ने आप सबने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर और स्वामी विवेकानंद जो हम सबके आदर्श है उसकी जयंती 160वीं के मौके पर आज ये कार्यक्रम रखा है। आपके चैनल को और सभी युवा भाइयों को युवा दिवस की शुभकामनाएं। तो ये है दर्शन जी, और दूसरे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे रिपोर्टर भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अपने समाज को लेकर के क्या कुछ करना है, क्यों उनका समाज आज किस स्थिति में है, अपने समाज को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ सोचते हैं, और आपके लिए वो बड़ा चिरपरिचित सा चेहरा भी हैं, लगातार हमारी रिपोर्ट्स भी वो चलाते रहते हैं, इब्रार अहमद जी। हाँ, बासी समाज के अध्यक्ष भी हैं और अपने समाज का नेतृत्व भी करते हैं। तो इब्रार भाई, आपको भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा और आपका स्वागत है। आज पहली बार आप गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ इनवाइट हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका अपने ही चैनल में सभी का स्वागत है और गेस्ट के रूप में और बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। हाँ। नहीं तो हम रिपोर्टिंग कैमरे के पीछे रहते हैं। बिल्कुल हाँ। सही बात है। चलिए, अब मैं इन दोनों जो मेहमान हैं, इसके अलावा और भी कुछ मेहमान हैं जो हमने इनवाइट किए हैं, तो जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आप लोगों से उनका परिचय करवाता चला जाऊंगा। और सवाल जो होंगे मेरे थोड़े से तीखे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी से और युवा से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, एक तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का प्रयास करना। दर्शन भाई, राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, है ना, बीजेपी, कांग्रेस, व्हाटएवर, वो एक अलग इशू है। हर पार्टी ये कहती है कि साहब युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। हर पार्टी वादे तो बड़े बड़े करती है युवाओं के साथ में, लेकिन आपको लगता है कि वर्तमान में राजनीति में वाकई में युवा आगे आ रहे हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए पत्रकार महोदय जी, आपने आज युवा दिवस के मौके पर तीखा सवाल भी किया है और वाजिब सवाल है वो भी किया है। मैं राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के परिदृश्य में जो 21वीं सदी चल रही है और भारत युवा देश है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है और युवा ही इस देश की, प्रदेश की और जिले की विधानसभा
किसी भी वार्ड मोहल्ला गांव ढाणी हो, युवा ही उसकी दिशा और दशा तय करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है। और अभी मैं जयपुर भी गया था, दिल्ली भी था पिछले महीने, तो जब भी बात हुई थी तो हमें इस बार उम्मीद है कि राजस्थान प्रदेश में, क्योंकि मैं जिस पार्टी से विचारधारा से बिलोंग करता हूँ वो विचारधारा एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। और उसमें जिस तरह से गुजरात में जिस तरह से युवाओं को मौका दिया गया है, हमें उम्मीद है कि राजस्थान में भी और गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में भी युवाओं के चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दर्शन भाई, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समय के बदलाव के साथ में युवाओं की जो सोच है, युवाओं की जो उनका जो माइंड सेट है, राजनीति का परिदृश्य बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कि परंपरागत जो राजनीति चली आ रही है, अब उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। देखिए, राजनीति में हो क्या रहा है, राजनीति में जो एक बार बन गया वो किसी दूसरे को पनपने ही नहीं दे रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। चाहे आप प्रदेश लेवल पे चल जाओ, चाहे अपने गंगापुर सिटी में देख लो, पार्टी में, और हर पार्टी में मैं खुद भुगत भोगी हूँ इसका। आप सबको पता है कि किस प्रकार से मेरे साथ जो पार्टी के ही लोगों ने, वरिष्ठ लोग है, नेता है मेरी समाज के, उन्होंने किस प्रकार से राजनीतिक हत्या की। पार्टी और विचारधारा, पार्टी देखिए अजय जी, ऐसा है आप भी किसी पार्टी विचारधारा में बिलीव करते होंगे एक पत्रकार के अलावा, लेकिन पार्टी अपनी माँ होती है, चाहे किसी की कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो। और जिस प्रकार से आज आप बात कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली में कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी ने मुझे सबसे कम उम्र में सवाई माधोपुर इलेक्शन में, जिला परिषद के इलेक्शन में 11 पंचायतों को जो इलेक्शन होता है, मात्र मेरी 23 साल की उम्र थी जब 2021 में इलेक्शन हुए थे अपने यहाँ के पंचायत राज चुनाव के जिला प्रमुख के, मुझे सबसे कम उम्र का युवा को मुझे टिकट दिया पूरे माधोपुर जिले में। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, मेरी बिल्कुल निर्विरोध सीट थी। और निर्विरोध सीट में मेरी समाज के पूर्व विधायक मान सिंह ने जिस प्रकार मंडल अध्यक्ष को, पार्टी का मंडल अध्यक्ष, उसको चुनाव लड़ाया, पार्टी हारी, तो विचारधारा तो हारी ना। तो एक तरह से अब युवाओं को बढ़ने कहां दे रहे हैं ये लोग। तो सब तरह से सिस्टम ये है। तो और वो स्वार्थी जो राजनीति है उसको परे रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इब्रार भाई आगे आए थोड़ा सा, और रिपोर्टिंग से अलग हट करके आज हम बात करेंगे। आप एक समाज का भी नेतृत्व करते हैं, और एक सबसे बड़ी बात यह है इब्रार भाई, जो मेरे दिल में हमेशा एक सवाल आता है, हाजी जमील जी हैं और आपके समाज के जो और प्रबुद्ध नेता हैं उनसे भी मैं कई बार मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं। मुसलमान सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट रहा, सिर्फ वोट रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहा। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बना करके और उनके वोट का उपयोग किया गया। आज आपके समाज में अगर आप युवाओं में सबसे ज्यादा कमी महसूस करते हैं तो किस चीज की कमी महसूस करते हैं कि जिसकी वजह से आपका समाज का युवा जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? वो है शिक्षा। हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है ना वो शिक्षा के लिए ज़रूरत है। एजुकेशन बहुत हाँ, बहुत ज़रूरी है। और हम भी इसीलिए कदम उठा रहे हैं कि शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको थोड़ा अग्रसर किया जाए, क्योंकि युवा ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो समाज के जो मुस्लिम जो तबका है उसमें केवल एक ही पार्टी पर डिपेंड होके रह गए थे सब लोग। ठीक है, तो वोट बैंक समझ लिया। हाँ बिल्कुल, आज भी वोट बैंक के नाम से जानते हैं हम लोगों को। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उससे निकल कर भी हम थोड़ा सा उठकर अपना एक मुकाम बनाए, अपनी इज्जत बनाए, अपना मतलब एक ओहदा बनाए। हो सकता है राजनीति में एक युवा चेहरा निकाल के लाए हम। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदारी से काम लेते हैं तो आप राजनीति को भी बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है इब्रार भाई, आपके समाज में भी बहुत सारी ऐसी युवा प्रतिभाएं हैं जो निकल करके अब सामने आ रही है, जिन्होंने देश का, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, गौरवान्वित किया है। लेकिन अभी भी हम क्या है कि कुछ ऐसे दकियानूसी ख्यालों में उलझे हुए हैं कि उनसे बाहर ही नहीं आना चाहते। अच्छा, आपके समाज में आप देखिए कि आप भी इस बात को महसूस करते हैं, अपने चैनल पर सबसे ज़्यादा जो हैं वो आपके और हमारे जो समाज है उसके लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी युवा जो है ना आजकल वो दिशा से भटक गया है ना। आज भी जब आपके समाज की बात करते हैं, मैं जितने भी दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा इसको माइंड मत करना और गलत तरीके से मत लेना, मगर वही सोचता है क्या करना है, पिंचर जोड़ेंगे, मोटरसाइकिल सुधारेंगे, एक घर में 8-8 9-9 बच्चे पैदा हो रहे हैं। समाज में इस जो सोच है, ये जो भ्रांति है, इसको बदलने का समय है या नहीं है? बिल्कुल है। और मैं आपको अजय जी पहले बता दूं, 2017 में मैं जिलाध्यक्ष पद पर आया था युवा का, और आज भी हूं। तो सबसे पहले हमने यही सर्च किया कि भाई समाज को किस तरीके से बदला जाए। तो सबसे पहले हमने, आज जो हमारे सभापति हैं शिवरतन अग्रवाल जी, उनसे मेरे घरेलू टर्म्स भी हैं, तो मैंने उनसे सलाह ली। मैंने कि यार ऐसा क्या किया जाए कि अपन
तो उन्होंने यूँ कहा है कि यार सबसे पहले अपन को ब्लड डोनेशन करा लेनी चाहिए। अच्छा। आपके जो युवा हैं सबसे ज्यादा चीजों में जुड़े, इन चीजों से जुड़े, जैसे ब्लड देने में जुड़े। तो हमने सबसे पहला जो काम किया, मैंने कहा हम जानते नहीं है, हालांकि मैं सब समझता हूँ क्योंकि मैं दे चुका था, तो मैंने कहा आप थोड़ी सपोर्ट करें। आज उनका पीठ पीछा है, वो देख भी रहे होंगे तो समझ गए होंगे। वो मुझे रिया हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ उन्होंने मेरी बात कराई। सबसे पहला जो ब्लड डोनेशन कैंप पूरे ज़िले में अब्बासी समाज की तरफ से हमने कराया और उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उस ब्लड डोनेशन कैंप के बाद में एकदम से ऐसी जागृति आई कि आज हम पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी भी समाज को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो हमसे आके मिले, हम ब्लड का अरेंजमेंट कराएंगे। हमारे पास 150 लोगों की ऐसी टीम है, एट एनी टाइम आप कभी भी फ़ोन करेंगे आपको ब्लड मिलेगा। अच्छा, बंदा आके देगा। अच्छा इब्रार भाई, एजुकेशन की आपने बात की है, आपको क्या लगता है धर्म की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या ओवरऑल जो शिक्षा है वो ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, धर्म के साथ साथ बेसिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बिल्कुल सारी टेक्नोलॉजी में जब तक नहीं आएंगे। भाई आपने वो थे अपने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, अगर वो उस चीज़ में नहीं आते तो वो टेक्निकल कैसे बनते? बिल्कुल मिसाइल मैन की मिसाइल बिल्कुल। आज उन्होंने किया है, अपने देश का नाम किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है, तो हम भी यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात अजय जी मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो नशे की लत जो चल रही है ना, इस पे सबसे ज़्यादा अब हम दूसरा जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहते हैं। उस नशे में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो इतने ग्रसित हो चुके हैं कि पूरा समाज, पूरा घर सब बर्बाद हो रहा है। तो हमारा अभी भी हमने मीटिंग की है, कल परसों भी मीटिंग की है, अखबार में भी डाली है हमने। 15 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें हम नशे के खिलाफ भी ऐसी मुहिम चालू करने वाले हैं जिससे क्या है लोग जागरूक हों, नशे से हटकर शिक्षा पर ध्यान दें, प्रगति पर ध्यान दें, तब जाके अपन भी आगे बढ़ेंगे, अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा और देश में नाम रोशन भी होगा। भाई ये देश तो सबका है ना, फिर इस देश को हम तकसीम क्यों कर रहे हैं धर्म और जाति के नाम पर? मेरे ख्याल से ये गंदी राजनीति में फंस करके और फिर हम इन चीज़ों का बंटवारा कर रहे हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि गंगा जमुनी तहजीब इस देश में बरसों से रहती आई है, और ये जो सोच है ना इसको बदलने का अब इम्पोर्टेंट वक्त है। सोच जब ही बदलेगी जब इंसान पढ़ा लिखा हो जाएगा, थोड़ा समझदार होने लग जाएगा, तब उसके बाद में वो धीरे धीरे। अब जैसे मैं मार्केट में बैठता हूँ, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरी सोच ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है कि मैं लोगों को समझा सकता हूँ। इसलिए मुझे समाज ने भी जिला अध्यक्ष इसलिए बनाया कि बंदा मार्केट से जुड़ा हुआ है, आगे कुछ करना चाहता है, हो सकता है कर जाए। क्योंकि सबसे पहले जब हमने दूसरा जब ब्लड डोनेशन के बाद में दूसरा जो काम लगाया था हमने, तो उसमें हमने लोगों को ये समझाया था कि जैसे लोगों के यहाँ कोई मर जाता है, ठीक है, वैसे अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा साथ देते हैं, खाने पीने का भी जो सिस्टम होता है, तो हमने उस चीज़ को भी एक मुहिम बनाया कि हमारी एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी उस टाइम जाएगी, उनके खाने वाने का सारा सिस्टम करेगी। आज वो कमेटी बिल्कुल चालू है। तीसरा हमने ये काम किया था कि हमारे जो समाज के जितने भी मतलब जो क्या नाम है, हमारे समाज में जितने भी जो ये दहेज के खिलाफ के केस हैं, गरीबों के हैं, बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, तो करीब हमने 3 बच्चियों की शादी अपने ही दम पे कराई थी। और उसका बिल्कुल हमने शादी कराई थी, एक अदर कास्ट में भी कराई थी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में भी कराई थी, हमने एक अदर में भी कराई थी। उसको बिल्कुल हमने जैसे शादी होती है, विदा होती है, दहेज देते हैं, सारा काम किया वो हमारी सारी टीम ने। मिलाकर के एक सोच की बात है। आप करोगे, आपका मन खुश रहेगा, आपको और अच्छा करने की समाज को भी एक दिशा मिलती है। बिल्कुल दिशा मिलती है। दर्शन भाई, युवा देश की दिशा भी बदल सकता है और दशा भी बदल सकता है, मगर यही युवा अब अपराधों में इन्वॉल्व होता जा रहा है, नशे में इन्वॉल्व होता जा रहा है। आप देखिए, वाहन चोरी के मामले ले लीजिए, आप लूटपाट के मामले आप ले लीजिए, कारण क्या है? वो बेरोजगार है इसलिए, या फिर उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है? दोनों ही कारण है अजय जी। युवा जो बेरोजगार है वो भी इसका एक कारण है, और एक सही दिशा और गाइड नहीं मिल पाना वो भी एक कारण है। आज अपने गंगापुर सिटी पंजाब बन चुका है नशे के मामले में। जिस प्रकार से इसमें एक गांजा, अफीम, इनका नशा हो रहा है, और शहर नहीं, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, शहर में रहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रकोप बढ़ चुका है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और काफ़ी बार हम भी बैठते हैं, उठते हैं तो चाहे भी चर्चा चलती है, तो
आप ये देखिए कि इसमें के लोगों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ के फिर महीने 2 महीने में फिर बाहर आ जाते हैं। तो उनमें क्या हो गया, आज युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को उनको गाइड करने वाला माँ बाप है, हर परिवेश से आते हैं। और जितने भी इसमें का काम करने वाले हैं उनसे भी मेरे एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप आत्मा परमात्मा से मान के चलिए कि जिन्होंने ये काम किया है उनकी बर्बादी खुद की अंत बुरा हुआ है। बिल्कुल, जो इस दलदल में फंसा है उसका अंत बुरा हुआ है। तो मेरी तो अपील यही है, माँ बाप सब किसी के भी हो, वो यही सोचते हैं कि अपने बेटा बेटी को, चाहे मजदूर का हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, कि अपने बेटा बेटी अपना नाम रोशन करे, और वही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। संतान है वो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आपके समाज में भी बहुत जागरूकता आई है, बहुत सारी जो महिलाएं हैं या बहुत सारे पुरुष हैं, युवा हैं, वो अब बहुत अलग अलग जो माइलस्टोन है वो स्थापित कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं। युवाओं को अगर सही दिशा दी जाए, संस्कार दिए जाएं, दूसरी बात एजुकेशन पॉलिसी में या राजनीति जो गंदगी है उसको साफ करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सही दिशा मिल पाए युवाओं को। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारा समाज था आज पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जो जागृति आई है, 2007-8 के बाद में 23 के बीच में जो जागृति आई है समाज ने, एक तरह से उफान जो आया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जागृति, नौकरियों के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, तो सब में आया है। और मैं नहीं कहता हूँ मेरी नहीं, संपूर्ण समाजों में, सर्व समाजों में अच्छे लोगों को, देखिए राजनीति क्या है, जनसेवा का एक माध्यम है। बिल्कुल। आज अजय जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ, ग्रामीण परिवार से आता हूँ, और मेरे घर में कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा। ये आपको इतनी बड़ी और बात बता रहा हूँ, मेरे घर में कोई वार्ड पंच नहीं रहा, सरपंच तो दूर की बात है, लेकिन एक भाव अच्छे था, एक अच्छे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी जो छात्र संगठन है, मैं कॉलेज में आया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, और ऐसा भाव मिला, एक ऐसे आदर्श नेता का, सांसद जौनाप्रिया जी का मुझे साथ मिला कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे लगातार काम कर रहा हूँ जनसेवा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग राज करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छे लोगों का आना जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आज आप पत्रकारिता है, मैं देख रहा हूँ, जिस समय मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था उस समय इस गंगापुर में कोई पत्रकार नहीं था जैसे आप जैसा, जो निर्भीक रूप से, निर्विवाद रूप से, बिना डर, बिना किसी भय, भ्रष्टाचार, निर्भीकता से, जो माँ सरस्वती बैठती है पत्रकार की जवान पर और हाथ में कलम पर, जो खबरों को दिखा सके। लेकिन जब आप जैसे पत्रकार आए तो आज आपके अनुसरण करते हुए आपके छोटे भाई कितने हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। गंगापुर में आज हर जगह दिशा मिल गई उनको कि अजय जी काम कर रहे हैं, तो उसी जगह अलग अलग न्यूज चैनल खुल गए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया काफी हो गए। तो लोगों में एक वो तो आया ना, तो मीडिया के जगत में भी अपने यहाँ क्रांति आई है गंगापुर में, तो वो आपकी देन है। तो कुल मिलाकर के जी हाँ। और अब हमारे जो अगले मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ, और वो है दीपक जी, युवा अग्रवाल समाज का जो संगठन है उसके वो अध्यक्ष हैं। दीपक सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे, और मेरे ख्याल से सरकारी टीचर भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीपक सर से मेरी मुलाकात हुई है, और स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सबसे पहले मैं न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को युवा दिवस और कैरियर डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सरकारी टीचर भी हैं, यानी आप ब्यूरोक्रेट से, प्रशासन से जुड़े हुए हैं। सर आज देखिए, एक दिन हम कोई भी चीज़ मना लें, कोई भी दिवस मना लें, आज कैरियर डे मना लिया, ठीक है, आज स्वामी विवेकानंद को हमने याद कर लिया, उनकी जो वाणी थी, उनके जो उपदेश थे उनको हमने याद कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि इस समाज में आज जो युवा है वो कहीं ना कहीं एक अंधेरे में गुम है, एक बिंदु पर खड़ा हुआ है कि यार मैं जाऊं तो किस दिशा में जाऊं, उसके जीवन में एक भटकाव है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, इसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन के जो पुराने ज़माने में अपन थे तो एक संयुक्त परिवार की प्रथा हुआ करती थी, और संयुक्त जो परिवार अपन के रहते थे उसमें अपन के ताऊ या दादा, वो एक गाइडेंस रहता था, एक कंट्रोल रहता था। आज भी मैं मानता हूँ, जैसे जो संयुक्त परिवार होता है, अपने दादा या ताऊ या पिताजी जो भी एक बार कह देते हैं, तो जो भी है जो सबके साथ रहना, तो एक आपको वो गाइडेंस प्रॉपरली जब आप छोटे होते हो तब से ही आपको मिलता रहता है। लेकिन आज ये जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा टूटती जा रही है, कहीं ना कहीं से आदमी बिजी होता जा रहा है। एक छोटा परिवार, जैसे मैं बताता हूँ, एक छोटे परिवार में एक वाइफ, एक हस्बैंड और उसके दो बच्चे, और भागम भाग इतनी हो गई, वो दोनों अपने जीवन यापन की, और ज्यादातर दोनों सर्विस में, हाँ, तो अपने जीवन यापन की ओर लगे हुए हैं, और बच्चे दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस, वो प्यार, वो प्रेम, वो खेल, वो कूद, वो संस्कार, वो सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं हास होता जा रहा है, और इन हास की वजह से ही वो गुमराह की राह पर जा रहा है। अच्छा, आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं,
समाज में जैसे दर्शन भाई जिस समाज से आते हैं, इब्रार भाई जिस समाज से आते हैं, आप एक समाज से आते हैं, मैं एक समाज से आता हूं, समाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा इब्रार भाई ने कही, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो समाज पढ़ा लिखा होगा उस समाज में संजीदगी होगी, गंभीरता होगी, और वो अपने समाज के विषय में, देश के विषय में, क्षेत्र के विषय में समझ पाएगा। अगर मैं ये कहूं कि आज के युवा को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, या उसको मोटिवेशन की जरूरत है? मैं ये मानता हूँ उसको एक दिशा निर्देश और एक मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भटका हुआ है। जैसे मैं आपने अभी शिक्षा की बात करी, तो मैं शिक्षा में महिला शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कहा गया है कि एक आदमी पढ़ेगा तो वो अपने परिवार को ही लेके जाएगा, पर एक महिला पढ़ेगी तो अपने परिवार के साथ साथ जिस परिवार में वो जाएगी उसको भी लेके चलेगी, और साथ में कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ समाज को भी ऊपर उठाने में महिला की शिक्षा का ज़्यादा वो रहेगा। तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और एक शिक्षा मिले तो इस समस्या का सॉल्यूशन ज़्यादा होगा। यदि आज जैसे है कोई भी काम आप करो, उसके लिए आपको प्रॉपर यदि गाइडेंस मिल जाएगा, तो गाइडेंस आज अपने मतलब अपन समाज में देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन 10वीं है, 12वीं है, पर भी आज उनका मुकाम इतना ऊंचा है कि अपन को गर्दन ऊपर ही करनी पड़ती है। पर वो क्या है? दिशा निर्देश और एक परिवार का साथ। तो मैं ये मानता हूं कि गाइडेंस और दिशा निर्देश है। महिला एजुकेशन को मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो पिता के साए में तो रहता ही है, पर एक माँ के जो दामन है उसमें उसका जीवन यापन और उसका बचपन ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि युवा बहुत कुछ करना चाहता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन इन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, इन्हें प्रॉपर दिशा मिले। ये सिर्फ वोट बैंक बन करके ना रहें कि साहब युवाओं के वोट हमें खींचने हैं और अब की बार जब बजट आएगा तो मैं ये चीज़ें शामिल कर दूंगा, अब की बार जो बजट आएगा इस पर मैं ये फोकस कर दूंगा। बजट से दुनिया नहीं चलती। बजट से आप सरकारें चला सकते हो, लेकिन ज़िंदगी नहीं चला करती है। बजट से सरकारें चल सकती हैं, बजट से वोट बैंक आ सकता है, लेकिन बजट से ना दिशाएं मिल सकती हैं, ना संस्कार मिल सकते हैं। रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या आती है। अमूमन चीज़ निकल करके ये आती है कि साहब युवा क्या करे, भटकेगा नहीं तो क्या करेगा, बेचारा बेरोजगार है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि बेरोजगारी की डेफिनेशन है क्या, कौन है बेरोजगार? दर्शन भाई, बेरोजगार हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, हर हाथ को काम चाहिए, ढूंढने की जरूरत है, आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि बेरोजगार मतलब युवा एक ही रोजगार होता है, साहब मेरे को काम नहीं मिला तो मैं भटक गया, क्या लगता है आपको? देखिए, आप इधर आ जाएं थोड़ा सा, ताकि आप सबके चेहरे आए फ्रेम में। हाँ, आपने जो कहा है बेरोजगारी पे, हाँ? बेरोजगारी को क्या है, आज के जो युवा है वो सबसे बड़ी ये बात मानते हैं कि सरकारी जॉब जिसकी लग गई वो तो हो गया रोजगार, और बाकी ये सब हो गए बेरोजगार। जबकि ऐसा नहीं है। बेरोजगार आदमी खुद के उनसे होता है, हुनर से। आदमी सबसे बड़ी बात है, अपनों को हुनर दिया है। आज प्राइवेट सेक्टर में आप देख लिए कई लोग, एक अपना यहाँ का मैं आपको बता दूं, मेरा मित्र है, लाडपुरा गांव है, त्रिवेदी जी है, ब्राह्मण है, आपकी समाज का है, लाडपुरा बावनवास के पास, पिपराई के पास गाँव का। वो विदेश में करोड़ों रुपए का पैकेज छूट के आया है, और नील जो गिर गया है उसकी, उसने, आप त्रिवेदी जी की बात कर रहे हैं, उसने अपना मित्र है, उसने डेयरी डाली है रोहित जी की। तो उसने इतना अच्छा स्कोप दिया, उसने मतलब एक के साथ कम से कम 20 लोगों को तो रोजगार दे दिया। बिल्कुल ठीक है, और करोड़ों रुपए वो कमा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन जिस परिवेश में आते हैं, जहाँ कुछ है, अपना हुनर होना चाहिए। एक व्यापारी का बेटा व्यापार में अच्छा बढ़ सकता है, किसान का बेटा, आज जो खेती हो रही है, जैसे खेती है, खेती में आप फल की करो, सब्जी करो, ग्रीन इनोवेटिव आइडिया करो, नई ग्रीन हाउस लगाओ, पाली हाउस लगाओ, अनुदान मिल रहा है, सरकार, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। तो अपन को रोजगार करना पड़ेगा। अपन सोचे कि नौकरी तो सीमित हो गई और सबको नहीं मिल सकती। अपन भी समझते हैं सरकार कोई सी भी आ जाए, भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, तो किसी आ जाए, सरकार सब किसी को रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन अपन को खुद को भी रोजगार उत्पन्न करने पड़ेंगे। तो ये है कि बेरोजगारी की जो डेफिनेशन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी कि हर हाथ में हुनर है, बस उस हुनर का आपको इस्तेमाल करना है। आप लोग कब तक समाज के इसी बैकफुट पर चलते रहेंगे? एजुकेशन आपने कही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है अपराधों में, है ना, और अदर गतिविधियों में। अगर आपके समाज के युवा लगे रहेंगे तो फिर समाज आगे बढ़ेगा कैसे? उनको कहीं ना कहीं बदलने की आवश्यकता है। नहीं सर, अब कुछ दिनों के अंदर लोगों में पढ़ाई का क्रेज बढ़ने लगा है। वेरी गुड। ठीक है, और हमारे यहाँ से मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, कम से कम 10-15 तो डॉक्टर निकले हैं। अच्छा। हाँ, इंजीनियर वगैरह। तो अब एजुकेशन पे लोग, क्योंकि एक बार जब देख लिया ना उन्होंने, हाँ, अब धीरे धीरे उन्होंने देख लिया कि हाँ कुछ क्या है उसमें, तो कुछ मुझे मिलना नहीं है। अब वो धीरे धीरे करके उठा पे आ रहे हैं, धीरे धीरे।
कोई बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। अब यूँ मान के चलो गंगापुर से रूस जो डॉक्टरी करने गए हैं, मैं आपको बिल्कुल जानकारी दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 250 गंगापुर के मुस्लिम युवक हैं। हाँ, आसपास के क्षेत्र में मेरे पास बिल्कुल आंकड़े हैं, बड़ी उदय, भैतेड़, मलारना, यहाँ तक के ये ऐसे डॉक्टर बहुत बन के स्टूडेंट हैं जो विदेश से MBBS की डिग्री ले रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही सर्विस में भी आजमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लग भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब लेकिन ये है कि अब स्तर धीरे धीरे उठाने लग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गड्ढे में ही अभी तक है, हाँ, नहीं बिल्कुल, लेकिन अब निकलना चालू हो गए, क्योंकि उनको क्या धीरे धीरे गाइडेंस मिलना चालू हो गई। हाँ बिल्कुल, अब लोग वाग देखने लगे। अब उसके बाद में जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, मेरा दोस्त है कोई यार सर्विस में लग गया, या मेरा बच्चा किसी की सर्विस में लग गया, तो वो ये सोचता है यार मेरा भी बच्चा लगना चाहिए, इसको भी पढ़ाते हैं अपने यहाँ। वो धीरे धीरे करके अब समाज उठना के कगार पर आ गया है। इसीलिए हम लोगों को मोटिवेशन करते हैं कि भाई ऐसा है, नशे छोड़ो, सारी गलत आदतें छोड़ो, अपराध छोड़ो, पढ़ोगे लिखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। दीपक भाई, एक चीज है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए युवा सिर्फ एक वोट बैंक रहा है। हर पार्टी जब चुनाव में आती है ना, तो वो ये कहती है इस बार युवाओं के लिए हम ये करेंगे, इस बार ये करेंगे, युवाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आपको लगता है कि राजनीति को भी कहीं ना कहीं अब युवाओं को समझने की आवश्यकता पड़ेगी? अगर युवाओं को आप नेतृत्व देते हैं, युवाओं को बागडोर देते हैं, तो मेरे ख्याल से दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। युवाओं के हाथ में यदि राजनीति आती है तो इसका एक अपना ही पक्ष है। मैं ये मानना मेरा मानना ये है कि आज जो छात्र राजनीति से निकल के जो भी युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनका अपना ही वर्चस्व है। और मैं वर्तमान सरकार में बताना चाहूँगा, अपने बहुत ही युवा कर्मठ ऐसे अच्छे अच्छे राजनीतिक है जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, और वो कहीं ना कहीं उस आगे मुकाम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि जो छात्र जिस तरह से रुचि रखना चाहता है, मैंने ये कहा है कि आपको एक मार्गदर्शन और एक दिशा की ज़रूरत है। वो आप किसी भी दिशा में बनाओ, ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही लगनी है या आपको यही काम करना। आपकी रुचि के हिसाब से आप अपने मतलब आगे के जो रास्ते उसको चुनिए और उसमें अपना 100% देने का प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर के ये है कि युवाओं को भी कहीं ना कहीं अब समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और राजनीतिक स्तर पर भी जो पार्टियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि युवा इस देश की नींव है। और जब आप एक तरफ कहते हो कि साहब इस देश का भविष्य है युवा, तो उन युवाओं को का जो वर्तमान है वो आपको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद, आज आप और हम सब अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने उस सरजमी पे जन्म लिया है जब विवेकानंद जैसे महान सपूत हुए थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का जो परचम है वो लहराया था, वो फतेह किया था। तो युवाओं को, ऐसे युवा अब बहुत आगे भी आ रहे हैं। अभी मैं कल परसों एक खबर बता रहा था, अवनी चतुर्वेदी है ना, जो जापान में युद्ध अभ्यास के लिए अब गई हैं, और वो हिंदुस्तान की पहली वायुसेना की फाइटर प्लेन चलाने वाली एक महिला है जिनको ये मौका मिला है। तो युवा कुछ ऐसे भी हैं जो रोल मॉडल बन रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, है ना, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा किसी से कम नहीं है। हाँ, मैं आपसे फिर कहना टैलेंटेड है सर भारत। युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। युवा हर क्षेत्र में अव्वल है, और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उस कारण युवा काफी हुनरमंद होते हुए भी वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन युवाओं को अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र कह रहा हूं मैं, हर क्षेत्र में युवा अव्वल है। चलिए, और अब हमारे साथ में आए सुधीर जी, और लगातार इनसे मंडी में मुलाकात होती रहती है। बहुत गूढ़ चीज़ें जो है ना, बड़ी जानकारियां जो है ये भी रखते हैं, और बहुत अच्छी सोच रखते हैं और चाहते हैं। सुधीर सर आगे आइए, और सबसे पहले तो आपका पहली बार न्यूज़ 7 राजस्थान पर स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने मुझे सहयोग समझा, आज इस अवसर पर बुलाया, थैंक यू। स्वामी विवेकानंद की जयंती कैरियर डे के रूप में, युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और आप तो खुद एक युवा हैं, युवाओं का नेतृत्व भी करते हैं। आपको लगता है सुधीर सर कि इस समय युवाओं के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनाने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार हो? युवाओं की सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, युवाओं के लिए इन फील्ड में वर्क भी होना चाहिए। यस, देखो अजय जी, पहले तो मैं छोटी सी एक माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट जुड़ा आपके प्रोग्राम से, और क्योंकि मेरे से पहले भी भाई साहब ने काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं तो क्या बताऊँ, इवन हर भारतीय स्वामी विवेकानंद की शख्सियत से रूबरू है, बिल्कुल, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद को जितना
युवा नहीं, युवा सन्यासी के नाम से पुकारा गया है। हाँ। अब सन्यासी मतलब सन्यासी एक जैसे कहे ना अपन कि अंग्रेजी में किसी के साथ में एक एडवर्ब जुड़ जाता है, मतलब क्रिया विशेषण। तो आप युवाओं के लिए हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम युवा की डेफिनेशन जान लें कि युवा होता क्या है। देखो, मूलतः मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक बाल्यावस्था होती है जिसको कहते हैं बालक, एक होती है युवा अवस्था और एक होती है वृद्ध अवस्था। तो ऐसा एक कोटेशन आया है कि चाइल्डहुड इज फुली, अगर कोई मूर्खताएं कर रहा है ना तो वो चाहे 80 साल का है पर वो बालक है, हम कहेंगे बच्चा बुद्धि है ना। फिर एक ओल्ड हुड इज रिग्रेट, मतलब कई बार आपने देखा 18 साल का आदमी है, पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है, मैंने कुछ नहीं हासिल किया ये वो। तो वो क्या है कि वो पश्चाताप कर रहा है, समझ लो वो युवा नहीं है, वो वृद्ध है। युवा के साथ में युवा की डेफिनेशन है यंगहुड इज स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल तुम्हारा दमदार है तो ही तुम युवा कहलाने योग्य हो। अगर स्ट्रगल में आपके में दम नहीं है तो आप युवा कतई नहीं हो। तो पहले तो हर युवा ये जान ले कि स्ट्रगल का लेवल हमें है ना, उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा कि लोग हमें माने। प्लेटफॉर्म देखो, खुद इंसान खुद के लिए बनाता है। आज मैं कोई प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मेरे लिए खुद करूंगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो आज के इस युग में, आप ये सोचो यूट्यूब, इतने सारी इंटरनेट फैसिलिटीज, इतने सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, इतने मतलब आप ये देखो मार्केटों की क्या स्थिति है आज। किस क्षेत्र में मुझे बताओ युवाओं को अपॉर्चुनिटी की कमी है, मुझे एक क्षेत्र ऐसा बताओ जहां युवाओं को अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो युवा को, मैं भी एक युवा हूँ, मेरे सभी युवा साथियों से यही मैं अपील करना चाहूँगा कि आप स्ट्रगल को इतना साउंड करो, इतना मजबूत करो कि वो कहते हैं ना कि एक तबीयत तो पत्थर से उछालो, वो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो कि वो आसमान में छेद वाला। मैं पूरा नहीं बोल पाया ढंग से, सॉरी उसके लिए। तो युवाओं को मेरा आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यही एक मैसेज है कि आप अपने स्ट्रगल में कमी मत आने दो, फिर बाकी का काम ईश्वर संभाल ले। अच्छा सर, आजकल का जो युवा है सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, जबकि अगर वो अपने कौशल से और अपने यदि जो टैलेंट है उससे यदि रोजगार ढूंढे तो कहीं ना कहीं एक जो सरकारी नौकरियों पर जो दबाव है और कहीं ना कहीं जो एक कंपटीशन बढ़ गया है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। देखो, ये चीज़ आपकी बिल्कुल जायज़ है कि आज का युवा सरकारी सर्विसेज की तरफ भागता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ सिक्योर फील करता है वो खुद को। वो सोचता है कि हमें तनख्वाह मिलेगी टाइमली, और सरकार की बहुत सारी अब। पर मैं एक बात, एक जनरल सी चीज़ पूछता हूँ भाई, गवर्नमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होती है, गवर्नमेंट रोजगार क्रिएट करती है, पर गवर्नमेंट हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है भाई, ये तो एवरीबॉडी जानता है इस बात को। और दूसरी चीज़ आप ये सोचो कि हम सरकारी नौकरियों के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं, जबकि आप स्टार्टअप वाले देखो। अभी आपने पढ़ा होगा कि लास्ट उसमें, मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में 43 यूनिकॉर्न, मतलब स्टार्टअप में भी जो 10 करोड़ से ऊपर का स्टार्टअप मतलब जो ग्रो होता है उसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। तो वो 43 स्टार्टअप मतलब सेकंड या थर्ड पोजीशन पे इंडिया था। तो ऐसा तो नहीं है कि युवा सरकारी नौकरियों के पीछे। आप कई बार, मैं तो पढ़ता रहता हूँ अखबार वगैरह में, न्यूज़ में भी, कि किसी ने IIT का जॉब छोड़ा, वो स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। कोई आजकल आप देख रहे होगा अपने यहाँ लोकल गंगापुर शहर में भी युवा काफ़ी नए नए बिजनेस, नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी की तरफ है। हाँ, पर यह है कि बहुत हद तक युवा सरकारी नौकरी की तरफ सोचता है। खैर, सोचना भी चाहिए भाई, सरकार में युवा आएंगे जब ही तो काम चलेगा, सरकार का भी अच्छा नहीं तो इसलिए। अच्छा दर्शन सर। जी भाई। धन्यवाद, माफ़ी चाहता हूँ, एक अर्जेंट कॉल की वजह से मुझे जाना पड़ा। कुल मिलाकर के यह है, आज युवा दिवस पर आप लोगों को यहाँ बुलाने का और आप लोगों की स्पीच का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था सर कि अब गंगापुर में बहुत सारे सामाजिक संगठन खड़े हुए हैं। दिशा सोसाइटी की आप बात कर लें, क्रिकेट क्लब्स की बात कर लें, अच्छा अलग अलग सामाजिक संगठन अब क्रिकेट मैच करवाते हैं, है ना। ब्लड डोनेशन की हमारे यहाँ एक अच्छी परंपरा चल गई है ना, सारे समाज जो है मिलकर के ब्लड डोनेशन का भी काम करवाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर युवा इस तरह की पहल करते रहेंगे, कई बार युवाओं के मन में क्या झिझक होती थी पहले, बुजुर्ग क्या कहेंगे, हमें कोई करने नहीं दे रहा। आज मुझे ये लगता है कि युवा अब आगे खुद आने लगा है ना। अच्छा, राजनीतिक स्तर पर आज आप नगर परिषद का अगर पूरा निकाल करके देखेंगे तो ज़्यादातर युवा ही पार्षद हैं, ठीक है। बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जो युवा हैं, है ना। और सांसदों की या विधायकों की हम बात करें, हाँ ये हम मानते हैं कि उनमें रेशो अभी भी कम है, बहुत कम रेशो है जिनमें युवा कोई सांसद बना हो या विधायक बना हो। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। आप देखिए तेजस्वी सूर्या जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के, और सांसद भी हैं, वो IIT टॉपर है ना, IIT टॉपर हैं। ऐसी जब प्रतिभाएं निकल करके सामने आती हैं तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे युवा देश है, इसको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है, बशर्ते कि राजनीति की गंदी जो गलियां हैं उनमें ना फंसे और उस अंधेरे में गुम ना हो युवा। ये बहुत जरूरी है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने युवाओं को, समाज को? क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सर, आपका समाज हो चाहे इनका समाज हो चाहे कोई सा भी समाज हो, ये समाज हम लोगों से मिलकर के बना है। इसमें अपराध भी हम करते हैं, इस समाज को सुधारने का काम भी हम ही करते हैं, तो दायित्व भी हमारा ही बनता है कहीं ना कहीं कि हम भ्रष्टाचार है, अपराध है, इस पर लगाम लगाएं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैं सभी युवा भाइयों से इस चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी समाज से हो, युवा देश, प्रदेश, जिला और तहसील ही नहीं, अपने माँ बाप का और देश का भविष्य है और उनका सपना है। तो मैं सभी युवाओं से एक तो ये कहना चाहता हूं कि आप अच्छे मार्ग को चुनें और सच्चे मार्ग को चुनें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, और जो आदर्श लोग हैं चाहे वो किसी भी समाज के हो, उन आदर्श लोगों की शरण में जाने से बिल्कुल नहीं चूके। ये मेरा बिल्कुल संदेश है। उनसे इंस्पायर्ड जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छे लोगों में उठो बैठो, अच्छी सोच, हाँ, अच्छी सोच आएगी आपके अंदर। और अगर आप दूसरे माहौल में रहोगे या बैठे रहना चाहोगे, कुछ करना नहीं चाहोगे, अब दूसरी मतलब अब लोग ने कहा है कि भाई जैसे सरकारी जॉब में आपने भी कहा था कि लोग बाग क्यों वो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सोचो ना कि आज भाई बनिए की नौकरी है, बनिया भी तो करता है बाजार में, व्यापार कर रहा है, व्यापार नहीं कर रहा, करोड़पति है, बिल्कुल क्यों नहीं करते? छोटे मोटे काम से शुरू करते हैं, बड़े बड़े काम कर जाते हैं। बिल्कुल तो बाजार में फ्रूट वाले हैं, फ्रूट वाले सारे करोड़पति हैं ये। तो ये सारी अगर अपन बिजनेस के हिसाब से अगर सोच के चले, अपने दिमाग से अगर सोच के चले कि ये मैं अच्छा करता, मैंने एमए की, MSW की, मैं चाहता तो जॉब करता कहीं, लेकिन मैंने अपना जॉब चुना, बढ़िया काम है, ऊपर वाला उसी में दे रहा है, बढ़िया इज्जत कमा रहे हैं, न्यूज चैनल से जुड़ गए, काम हो रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। सुधीर सर, क्या मैसेज देना देखो, चाहोगे? अभी आपने बताया कि राजनीति में कुछ पुराने चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे हैं। देखो, राजनीति हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पुराना चेहरा अनुभव होता है हमेशा। वृद्ध व्यक्ति तो उसको बहुत उतने एक्सपीरियंस होते हैं। बिल्कुल। और एक RSS का या किसी का मैंने सुना था, तो कंफर्म नहीं हूँ, पर उनका कहना था कि व्हेन ए यंग मैन हैंड एंड ओल्ड मैन माइंड विल बी कंबाइंड, दे कैन ब्रोकन द माउंटेन। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का तजुर्बा और आपकी ताकत, मतलब युवा की ताकत साथ मिल जाए ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, आज जो भी राष्ट्र, जो भी नेशन मतलब एक ग्रोथ की तरफ होता है ना, तो उसमें युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप किसी भी कंट्री को उठा कर देख लो, आज अपन चाइना है, तो चाइना में भीड़, हमारे यहाँ से आबादी ज़्यादा है। अभी मेरे कोई रिलेटिव वहीं रहते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे यंग जो है ना, वो इतनी ज़बरदस्त मेहनत करता है कि उस मेहनत के दम पे वो आज मतलब सशक्त रास्ते हैं। चाहे अमेरिका ले लो, कोई भी ले लो, और भारत में भी कमी नहीं है, मैं नहीं कह रहा इंडिया कोई पीछे। तो आप ये देखो, आपने अच्छी पहल की, और वैसे तो कहे यहाँ का युवा बहुत हद तक जागरूक है। अभी आपने बताया कि इतनी सारी सोशल एक्टिविटीज है। आप लगा लो कि गंगापुर में मैं समझता हूँ ना, कम से कम 400 से 500 लोग ऐसे हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं। आप अभी ब्लड का एक डाल दो आपके चैनल पे कि ब्लड की इतनी जरूरत है, तो मैं कह रहा हूँ कि शायद आपको आधा घंटे में ब्लड का इंतजाम हो जाएगा। तो भाई युवा शक्ति है ना, अपन ये तो नहीं कह सकते। हाँ, पर ये है कि हम थोड़ा सा और उसको अच्छा करें, और एक सही दिशा में एक दिशा भी पकड़ें, और जितना अच्छा कर सके, मतलब कहते हैं ना कि व्हेन डू इट डू इट वेल, मतलब जितना आप अच्छे से अच्छा कर सको, तो वो चीज की तरफ फोकस। देखिए, चाणक्य ने कहा था कि राजा का जवान और मंत्री का बूढ़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री अगर बूढ़ा होगा तो अनुभव साथ रहेगा, और राजा जवान होगा तो ऊर्जा बनी रहेगी और बहुत ही मजबूती के साथ वो काम कर पाएगा। दीपक सर, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना, स्वामी जी ने कहा था कि आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें यदि कहीं कठिनाई नहीं आए, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। तो मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाह रहा हूँ, आप कहीं भी थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस करो कि मुझे ये काम नहीं हो रहा, जब मैं इसमें कुछ कठिनाई महसूस करो, तो आप समझ लेना कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो। और स्वामी जी ने कहा था, उठो और जागो और तब तक चलो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। तो मैं तो सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा, एक अपना आदर्श बनाए, चाहे वो कोई भी हो, और अपनी मंजिल को तब तक चलते रहें जब तक आप उसको प्राप्त ना कर लो। अन्ना हजारे को पूरी दुनिया जानती है। अन्ना हजारे का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी 1962 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो युवाओं की ज़रूरत थी, और उस समय अन्ना नए थे, तो वो भारतीय फौज में शामिल हो गए। और उसके बाद में उनसे सवाल पूछा गया था कि अन्ना, फौजियों को तो सर्दी का टाइम है, तो शराब वराब आपको तो फ्री में मिला करती होगी, तो आप पीते थे या नहीं पीते थे? तो अन्ना ने कहा था कि हाँ, मैं पीता था, रम पीता था उस वक्त,
लेकिन उसके बाद जब मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, जब मैंने स्वामी विवेकानंद को जाना, उसके बाद से लेकर के आज तक मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज भी मैं, चाहे 80 साल की या 82 साल की मेरी उम्र है, लेकिन अगर भारत को कहीं मेरे खून की या मेरे शरीर की जरूरत पड़ती है तो मैं जाने को तैयार हूं। इस देश का युवा भी शायद यही सोच रखता है कि अगर देश में कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है। कोरोना के टाइम देखा है सर, हमने युवाओं ने कितना बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है सर। हर घर तक दवाई पहुंचाना हो, खाना पहुंचाना हो, और आज भी इस देश का युवा, चाहे बाढ़ हो, है ना, चाहे कैसे ही भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, लेकिन युवा जो है ना वो आगे बढ़ चढ़ करके आता है इस देश में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं वो गंदी राजनीति का शिकार हो जाता है और उनको आगे बढ़ने का उतना मौका नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की कि वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती हैं। लेकिन आप सबने यहाँ आकर के आज अपने अपने विचार जो रखे ना सर, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारा जो युवा दिवस है ना वो कारगर हो गया, वो सफल हो गया कुल मिलाकर के, क्योंकि आप सब युवा हैं और हो सकता है मैं भी युवा हूँ, है ना। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में गंगापुर में जब से आपने पहल की है, युवा बहुत ज्यादा है। और मैं मतलब आपको बार बार जागरूकता बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, मुझे ध्यान है, बाढ़ वाइज आप गए थे और आपने जनता की चौपाल, और उसमें आपने सबसे ज्यादा युवाओं को ही उसमें इंक्लूड किया था कि आप जो भी आपकी समस्या बताइए। और एक मेरे वार्ड में भी आए थे और आपसे मेरी मुलाकात हुई उस टाइम, तो मैं मतलब आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस पत्रकारिता के क्षेत्र में गंगापुर में आपने हर समाज में बहुत अच्छा मतलब एक अपना मुकाम बनाया है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतलब हर युवा को एक पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत मोटिवेट किया है और आप बहुत लोगों के रोल मॉडल भी। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं एक बात जानता हूं सर, मैं भी आप लोगों से सीखता हूं। समाज में हम एक दूसरे से तो सीखते हैं। आज दर्शन भाई की कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी, यार ये इसकी कपड़े पहनने की स्टाइल बहुत अच्छी है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने वो चीज़ सीखी है। इब्रार भाई है, वो पोलाइटली रहते हैं। सुधीर सर है, मैं इनसे जब भी मंडी में मिलता हूँ ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये अंदर की ऐसी ऐसी जानकारियाँ मुझे देता है, हालांकि मैं पब्लिकली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अंदर की ऐसी जानकारियाँ मुझे देते हैं। इनका मन भी कचोटता है क्योंकि युवा है, और हमारा मन कचोटता है जब हमारे सामने कुछ गलत होता है तो हमें लगता है नहीं यार इसको सुधारा जा सकता था, समय रहते अगर हम ध्यान देते तो ये चीज़ सुधर सकती थी। आज चाहे सड़कों की स्थिति देख लो, विकास की स्थिति देख लो, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी ये युवा जो है ना वो सरकार की तरफ मुंह ताकता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, कानूनों में बंधे हुए हैं, हम संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। मगर आने वाला दिन जो है ना, आने वाला जो वक्त है, मेरे ख्याल से युवाओं का वक्त है, और इस देश के युवाओं को अगर सही दिशा मिल गई ना तो फिर फिजा ज़रूर बदलेगी। और आप सब लोगों ने यहाँ आकर अपना टाइम दिया, अपने विचार जो व्यक्त किए, मैं यकीन बता रहा हूँ आज का जो स्वामी विवेकानंद की जयंती का जो दिन है, युवा दिवस है या कैरियर डे है, वो मेरा सफल हो गया, न्यूज़ 7 राजस्थान का सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जब भी जरूरत पड़ेगी आपको फिर याद करेंगे हम। अभी मैं कल परसों एक मतलब यूट्यूब पे ऐसा सर्च करता रहता हूँ, तो आपने सुना होगा वो एक IITian थे जिनका नाम, वो IAS भी रहे थे कुछ टाइम तक, नाम तो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, अभी बता दूं, हाँ सॉरी, आचार्य प्रशांत करके। हाँ। तो वो पता है क्या कह रहे थे, मैं उनका वो शॉर्ट वीडियोस डालते हैं उसमें, तो वो कह रहे थे यदि आपका मतलब स्ट्रगल जो है, मतलब आपको कोई चीज़ पाने में अगर स्ट्रगल नहीं फील हो रहा है ना, तो आप समझ लो कि फिर वो चीज़ सफलता है ही नहीं, है। वो मतलब वो कह रहे। तो अब जैसे अजय जी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत उससे सुनता रहता हूँ, आपके चैनल से भी जुड़ा हुआ काफ़ी, तो मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि देखो पत्रकारिता मैंने नहीं की है, पर मैं, मेरी फैमिली में पत्रकार हैं और मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ कि शायद उस लाइन की पत्रकारिता आपकी नहीं है, जैसे कि शायद आप किसी, मुझे जहाँ तक पता है कि किसी अखबार से नहीं है आप, हाँ। या कोई ऐसा चैनल नहीं है, आप तो अपना खुद का मतलब आपका स्ट्रगल देखो आप, कि आपको अगर वहाँ रास्ता नहीं मिला तो आपने खुद का ही चैनल बनाया। तो ये युवाओं के लिए ये चीज़ प्रेरणादायक है। अब आप उसमें पैसा देख रहे हो क्या भाई, आप ये थोड़ी देख रहे हो कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, और खैर मिले, भगवान चाहे आपके भाग्य में जो हो आपको अच्छा मिले उसमें, पर आपने कठिन वाला मार्ग चुना। तो युवा को कठिनाई तो फेस करो यार, थोड़ा बहुत तो देखो आप लाइफ, जब उम्र है तो करनी पड़ेगी। हाँ, और अब क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया गवर्नमेंट जॉब वाला मैटर, अब हर आदमी इजी वे में चाहता है। आपको एक जनरल बात में, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और भगवान आपने बताया मुझे कि मतलब नहीं झूठ बुलाया मेरे से, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को। मैं नित्य जिस दिन जाता हूँ ना, तो ये सोच के जाता हूँ कि जो मुझे आज सरकार तनख्वाह देगी ना, मैं उतना काम तो करके आऊँ। पर शायद हर आदमी ऐसा नहीं करता, शायद हर आदमी ऐसा नहीं करता। तो वो शायद एक कारण तो नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तरह कोई बाद में काम नहीं करना पड़ेगा, अभी मेहनत कर लो 5-6 साल। तो भाई ऐसा मत करो। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत लाइबिलिटीज होती हैं, अगर अपन निभाना चाहें ना तो इतनी लाइबिलिटीज होती हैं जिसकी कोई मतलब पराकाष्ठा है वो। आप गवर्नमेंट पे तो सारे दारोमदार है, हर चीज का, हर कार्य का।
तो इसलिए क्या है कि मेरी तो आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे और इस युवा दिवस पे यही सबसे कामना है कि आप जो भी करो अच्छा करो, पूरी ताकत के साथ करो। जैसे अजय जी कर रहे हैं ना, इस तरह से करो जुनून बनना चाहिए वो चीज़। हाँ, अब अपन 9:30 बजे, भाई मैं क्यों आया, सही बता रहा हूँ, मैं बिजी था, पर आपने मुझे 3-4 फोन कर दिए, तो मैंने कहा भाई देखो सामने वाला संघर्ष कर रहा था, आपके संघर्ष से झुक के आया हूँ मैं। अदरवाइज मैं मना भी कर सकता था कि मुझे थोड़ा सा काम है या कोई बहाना लगा देता कुछ भी, पर मैं केवल इसलिए आया कि यार सामने वाला व्यक्ति उस लाइन से मतलब इतनी मेहनत करके अपन को 4 बार बुला रहा है, कह रहा है, तो अपन को जाना चाहिए। हालांकि मैं ऐसा कोई वक्ता नहीं हूँ ना, मुझे कोई इतना अच्छा बोलना आता है, नहीं ऐसा पर कुछ मैं नहीं है सर, केवल ऐसा कुछ आपकी नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो लोग हैं ना, हमसे मिलकर के समाज बनता है सर। चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हमसे मिलकर के समाज बनता है। और अगर हम इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो बड़ा बुरा लगता है। कोरोना के फेज, इब्रार भाई आपको, दर्शन भाई आपको, सुधीर सर आपको भी, दीपक सर आपको भी वो याद होगा, जब यहाँ प्रवासी भारतीय आया करते थे दिल्ली पेट्रोल पंप के सामने, है ना, रात भर वो यहाँ रहते थे, अपन उनको खाना पहुँचाते थे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बुजुर्गों के घरों में जिनके बच्चे यहाँ नहीं रहते थे, उनको दवाइयाँ पहुँचाई हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कि आप सिर्फ लिस्ट भेज दीजिए मुझे, मैं दवाइयाँ पहुँचाऊंगा। ये युवा है, ये इस देश का युवा है सर, जो हर परिस्थिति में तैयार है। हम शहर के हम जिम्मेदार नागरिक है, युवा है, और जो भी बेसहारा लोग हैं उनका सहारा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा भाई? बेसहाराओं का सहारा बनना ही एक नैतिक धर्म है। मन कचोटता है ना, जब अब मोटरसाइकिल चोरी में, किसी और अपराध में जब हम युवाओं को देखते हैं, कोई स्मैक्ची है उसको देखते हैं कि यार 22 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, और ये बंदा किस लाइन में चला गया है ना। फिर आप जो कर रहे हो ना, उसमें भी तो मेहनत हो रही है भाई। मैं तो खैर मैंने नहीं देखा कभी ना चोरी ऐसी हो पाई कि मैं कभी प्रैक्टिकली कर, पर चोरी करने वाले को मेहनत तो करनी पड़ती है। रैकी करेगा, कहाँ गाड़ी खड़ी होगी, तो यार इतनी मेहनत करके तुम 10-5 हज़ार रुपए की और काम से कमा लो भाई। कोई जरूरी है ऐसा ही काम करके अपन करें या कोई गलत काम करके? इतना बड़ा भी नहीं मिल रहा ना आपको, दिमाग यूज कर रहा है, इतना दिमाग तुम यूज कर रहे हो, लेके जाओगे उसी पावर को वो अलग दिमाग अलग दिशा में ले जाए तो शायद उससे बेटर कर सके और एक अपना अलग मुकाम बना सके। वही बात है कि आप कहाँ इस्तेमाल करते हो अपनी स्ट्रेंथ को, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को चुनना चाहते हो, है ना। एक जो गाइडेंस है, एक दिशा निर्देश है, उसी की कमी आ रही है। उसके पास हौसला है अर्जुन। अब कोई जैसे भाई ने बताया था कि यार वो मोटरसाइकिल कहाँ रखेगा, किस तरह से उसको पहुंचानी है, कब किस जगह कोई दूसरा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो रणनीति बना रहा है ना इसी चीज को अपने अलग ही एक, यार मुझे अपने देश के लिए क्या करना है, मैं किस तरह कर सकता हूँ, क्या मैं छोटा सा प्रयास करूँ। एक जुनून पालने की देर है, ऊपर वाला सब करता है। चलिए, कुल मिला करके ये है कि वो कहता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो, छेद तो होता है, तो कामयाबी भी मिलती है। और इस देश का युवा ऐसा नहीं है कि भटका हुआ है, बस उसे अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, वो समझने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। मैं कितना अच्छा हूं और मैं कितना बुरा हूं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आप अपने आप को पहचानिए, और युवाओं की जो ताकत है वो कम से कम, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर सकता, लेकिन गंगापुर में तो कम से कम हमारे युवाओं की जो टीम है ना, चाहे वो अग्रवाल प्रीमियर लीग हो, आपके क्रिकेट मैच में देखता रहता हूँ, अलग अलग समाजों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी हैं, युवाओं का जोश है। और अब तो देखिए आपके समाज में युवाओं के भी इलेक्शन अलग से होने लग गए, है ना। आप युवा अध्यक्ष बन गए हैं अग्रवाल समाज के, तो उसका नेतृत्व आप करते हैं। हर समाज में अब इब्रार भाई है, वो अपने समाज का नेतृत्व करते हैं। तो सब समाजों में अब कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ हम अखबार की सुर्खी बन करके ना रह जाएं, धरातल पे काम होना चाहिए। हम जा करके युवाओं से मिलें, उन्हें बताएं कि अगर हमारे समाज में गलत चीज़ है, मैं हमारे आपके जो समाज है उसमें देखिए बुरा मानने की बात नहीं है कि अपराध की कोई कमी नहीं है ना। आपके समाज में भी इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के बहुत सारे युवा हैं जो भटक गए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि IPS पूजा अवाना से आप इंस्पायर हुई, आप ही के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो कलेक्टर हैं राजसमंद के। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने ही समाज में हैं, बस उनको ढूंढने की और वो सही दिशा पाने की आवश्यकता है। आप लोगों ने जो टाइम दिया आज उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत होगी दोबारा फिर बुलाऊंगा, जरूर याद करूंगा। दर्शन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इब्रार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और रिपोर्टिंग करते रहें मैदान पर जाकर निष्पक्ष तरीके से। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पोस्टिंग कहाँ है सर? मैं सर राजकीय महात्मा गांधी जो विद्यालय कुड़गाम। अच्छा, अभी जो ये प्रमोट हुए हैं ये जो इंग्लिश मीडियम में, इस सरकार के द्वारा जो बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, मैं इस सरकार के लिए, इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय इन्होंने डाले हैं, मतलब कई लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश माध्यम पढ़े, तो हमारे यहाँ मतलब महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के, हाँ, कुड़गाम में मैं अभी वर्तमान में पदस्थापित हूँ। तो वहाँ स्टाफ वगैरह पूरा पर्याप्त है? हाँ बिल्कुल पूरा स्टाफ है। स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की वहाँ पे? हमारे यहाँ सीटें फिक्स है, 1 to 8 चलता है इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक क्लास में अपन 30
40 बच्चे लेते हैं, तो अपने यहाँ लगभग फुल है सीटें, और अंग्रेजी माध्यम में उनको शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी पहल है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुल मिलाकर के यह है कि युवाओं का दिन था और बहुत सारे युवाओं से आज मुलाकात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा और इसी तरह के प्रोग्राम हम लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। इन प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, भेजें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, एक अच्छा उदाहरण बने। आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप अपनी सार्वजनिक लाइफ में कितने लोगों को प्रेरित करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो बस वही बात है। और रही बात न्यूज़ 7 राजस्थान की, तो देखिए मुद्दे समस्याएं आपके हम उठाते रहते हैं। एक अच्छे मीडिया और एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी ये होती है कि हम सिर्फ मीडियम का काम करें, जनता के बीच, प्रशासन के बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक माध्यम बने, एक ब्रिज बने, एक पुल बने और आपकी बातें वहां तक हम पहुंचाएं। इससे ज़्यादा हमारा कोई सरोकार है भी नहीं। उम्मीद करता हूं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी और ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। कल मिलते हैं कुछ नए मुद्दों और नई समस्याओं के साथ में, और देखते रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान को। जय हिंद और जय भारत।